नमस्कार नमस्कार। आवाज़ ठीक से आ रहा है? हाँ, ओके। पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि लैंग्वेज का प्रेफरेंस कुछ है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, कोई होगा तो बताइए। मैं तीनों बोल सकता हूँ। हाँ, हिंदी चलेगा? अच्छा चलो, तो हिंदी में बात करेंगे अपन। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर्षद और इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे, मैं आज एक्चुअली पर्सनल विजिट के लिए आया था नागपुर। तो मैंने उसको कहा कि भाई यदि कोई खेती के बारे में जिनको इंटरेस्ट है ऐसे लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा, तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे 2 दिन के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ है। तो पहले तो आप सब लोगों का बड़ा धन्यवाद कि आप लोग टाइम निकाल के आए, अच्छा लगा। दूसरा ये कि शायद उसको लगा होगा कि अपने को प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, इसलिए उसने सारा तामझाम भी किया है। बट मैं मेरे चर्चा में इसका जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि जो चर्चा मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ वो ये है कि अगले 25 साल में हिंदुस्तान की खेती को किधर जाना है और हमको किधर ले जाना है उसको, और क्यों ले जाना है और कैसे ले जाना है और उसके तौर तरीके क्या हैं, तो इसके बारे में अपन ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो एक मैं पहले आपको जो हमने पूरे हिंदुस्तान के जो अच्छे पढ़े लिखे बड़े काश्तकार है, जो मीडियम भी है, जिसकी लैंड होल्डिंग कम हो लेकिन जो एक सुधारक जिसको खेती वाला कहते हैं, इनका एक सर्वे करा है 1200 लोगों का। और उनको मैंने बहुत सारे ऐसे 40 सवाल भेजे थे और वो पूछवाया कि भाई आपकी सबसे बड़ी समस्या बताइए, और फिर नीचे नीचे हम आते गए। तो जो निकल के आया वो ये था कि सब लोगों ने 98% लोगों ने ये कहा कि आज किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे खेतों की मिट्टी कड़क हो गई है और दब गई है। अब यहाँ पे काफ़ी खेती करने वाले लोग हैं, तो आप भी मानते हैं कि ये सही है? सही है। दूसरा जो सवाल पूछा गया कि जो गोबर खाद, जो हर किसान जानता है कि सबसे बेस्ट सब चीज़ है, यानी आज यदि शिव भगवान आ गए और किसी किसान को बोला कि बेटे तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, मांग कितनी ट्रॉली खाद तेरे पर एकड़ चाहिए, मांग, फ्री है, तो क्या होगा? किसान बोलेगा चल 5 ट्रॉली दे दो, हर क्रॉप साइकिल में दे दो, जिंदगी बन गई। सही है ना? लेकिन शिव भगवान तो ना आते हैं, ना प्रसन्न होते हैं, ना मिलता है। लेकिन हर किसान ने ये कहा कि वो जो गोबर का खाद उसको मिलता है उसकी क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है। अब इसके अंदर सहमति है कि आज गोबर खाद की क्वालिटी में संतुष्टि नहीं है हमको, तो क्वालिटी खराब हो गई है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया कि पिछले पर्टिकुलरली 10 से 15 वर्षों में ये देखा गया है कि केमिकल इनपुट, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे पीजीपीआर हो, इसका प्रमाण अब बढ़ते जा रहा है साल पे साल। पिछले 15 वर्षों में ये पर्टिकुलरली ये ट्रेंड एक्सेलरेट हो रहा है और उत्पादन उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टैग्नेट हो रही है, बढ़ती है, स्टैग्नेट हो रही है, फिर कम हो जाती है, फिर कभी बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। तो एक सब किसानों के मन में ये भावना आ गई है कि कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितने लोग हैं कि जिनको लगता है कि जो भी आप कर रहे हैं आज वो सही कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं? जो भी केमिकल वाले हैं, ऑर्गेनिक वाले की बात छोड़ो, बट जो भी केमिकल वापर रहे हैं आज खेती में, क्या आपको लगता है कि एकदम परफेक्ट कर रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है? 50-50 है। तो एक एहसास आ गया है पूरे हिंदुस्तान के खेती वालों में कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। अब
यदि आपको देश की चिंता है, आप सब लोग खेती से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, तो अगले 25 साल के बाद में देखिए, आपके बेटे देखिए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन देखिए, और ये सोचिए कि जिस क्वालिटी का खाना आज वो खा रहे और आगे खाएंगे, क्या आप अपने पीछे में एक बहुत अच्छी पीढ़ी छोड़ के जाएंगे? गड़बड़ है ना? इसका मतलब ये है कि जो मुरली मनोहर जोशी जी ने पार्लियामेंट के अंदर 2015 में रिपोर्ट लिखा, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ इंडिया, उसके अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि पिछले 50 वर्षों की खेती की पद्धति से 48% पौष्टिकता यानी मिनरल्स, विटामिन्स एंड दी नेसेसरी एंजाइम्स ये कम हो गए हैं। आज आपको और आपके बच्चों को डबल खाना खाना पड़ता है जो आपके दादाजी खाते थे। अब वो तो खा नहीं सकते आप, तो इसका मतलब आपकी न्यूट्रिशनल जो पोषण है समाज में वो कम हो गया है, और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आएगा। आज कोरोना में आया, कल और किसी में आएगा। तो ये एक अपने लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, जितनी दवाइयाँ आज किसान यूज़ कर रहा है, पर्टिकुलरली जो सब्जियाँ उगाते हैं, फवारे पे फवारे, फवारे पे फवारे, फवारे पे फवारे, आपको पता ही नहीं है कि आपका जो रेसिडुअल पेस्टिसाइड है, रेसिडुअल जो उसके जो अंश रह गए हैं, इसका आपके जेनेटिक्स पे, आपके फ्यूचर कॉम की जेनेटिक्स पे क्या आने वाला है। यू आर फीडिंग देम स्लो पॉइजन, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हम अगली पीढ़ी के लिए क्या सोच रहे हैं। अब इसका पर्याय क्या है? आज यदि हम एक थिंकर है, एक हम सोचते हैं कि भाई हम समाज के एक लीडर है, हम समाज को बदलना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसका पर्याय क्या है? तो आज अपन जो चर्चा करेंगे इस पर्याय के बारे में बात करेंगे कि क्या नया साइंस डेवलप हो रहा है और इसको कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जो पर्याय है वो है वैदिक खेती। अब आप मतलब बोलेंगे कि सर अभी आप लंबा भाषण वैदिक खेती पे दे देंगे क्या, क्योंकि कोई करता तो है नहीं। फिर ऑर्गेनिक खेती, फिर से आप हंसेंगे कि सर ऑर्गेनिक खेती तो कोई करता ही नहीं है, 1% लैंड ऑर्गेनिक खेती में गई है। लेकिन पर्याय वही है। अब सवाल ये आता है कि ऑर्गेनिक खेती सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई। यूरोपियन लोगों ने जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को इंटरप्रेट किया और लिखा, तो उन्होंने ये लिखा कि ये इस तरह से होना चाहिए जैसे नेचुरल फार्मिंग होता है। जो नेचर में होता है वही आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूज नहीं कर सकते। सस्टेनेबिलिटी भूल गए वो। हमारा क्या है उद्देश्य कि हमारी खेती स्थायी तरह से चलनी चाहिए, हजारों साल हम उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन हमारे मन में कभी भी ये नहीं है कि हमको रूल्स रेगुलेशन लगाना चाहिए। आज आप देखिए कि हमारे 84 जो किसान हैं 100 में से, वो बेचारे छोटे छोटे किसान हैं। अब आप उसको बोलो कि यार ये सर्टिफिकेशन करो, ये करो, हर साल ये करो, वो करो, फलाना करो, उसका सर्टिफिकेशन देखो, ये इनपुट का ये देखो, बराबर कहाँ से होने वाला है? इम्पॉसिबल है ये। और मैंने ये गवर्नमेंट में भी बात चलाई। तो ऑर्गेनिक जिस तरह से उसको इंटरप्रेट किया गया है, ये हिंदुस्तान के खेती के लिए सही नहीं है। हिंदुस्तान को क्या चाहिए? हिंदुस्तान को ये चाहिए कि मुझे कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, पर्टिकुलरली जो इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलिटिक फर्टिलाइज़र है, जो मेरे खेतों को खराब करते हैं, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। मुझे जो वैशीली दवा जो मारने का प्रिंसिपल है उसको मिनिमाइज करके ख़त्म करना है,
बस ये 2 ही रिस्ट्रिक्शन लगाओ आप, बाकी के क्यों इतने रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं? तो इसलिए अब हमको जो सोचना चाहिए कि इको फार्मिंग या एक जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ वैदिक प्रिंसिपल विथ नेक्स्ट जनरेशन बायोटेक्नोलॉजी, इसका हमको समन्वय करना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। बहुत बार मैं जब लोगों के अंदर जाता हूँ और पूछता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि चलो मैं समझो हिटलर हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हारे गांव पे आ गया और मैंने बोला कि आज के बाद में तुम खेतों में यूरिया डालते हो, डीएपी डालते हो, पोटैश डालते हो, सही है? बोले हाँ सर सही है। अब ना कल से पानी नहीं मिलेगा, तुम्हारे को यूरिया का पानी, डीएपी का पानी और पोटैश का पानी ही पीना पड़ेगा। 1 साल के बाद में जब मैं वापस आऊं तो मुझे गांव में कितने लोग जिंदा मिलेंगे, क्या अंदाजा है आप लोगों का? कोई नहीं जिंदा रहेगा, करेक्ट? जो चीज आप नहीं पी सकते वो आप अपने खेतों की जो जैविक ताकत है उसको क्यों पिला रहे हैं? बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है। जो चीज आप नहीं पी सकते, दिस इज द क्राइटेरिया कि व्हाट यू कैनॉट ईट, व्हाट यू कैनॉट ड्रिंक, यू कैनॉट फीड योर सॉइल। ये प्रिंसिपल हमको अपनाना है और ये प्रिंसिपल को हमको फॉलो करना है। डज दैट मेक सेंस? अब अपन आएंगे, एक फंडामेंटल क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, सर नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? आप यूरिया डालने नहीं देंगे, आप डीएपी डालने नहीं देंगे, यूरिया कहाँ से, नाइट्रोजन कहाँ से आएगा बताइए? सारे साइंटिस्ट लोगों ने 50 साल से हमको सिखा के रखा है, हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हर एक एकड़ के ऊपर 320 टन नाइट्रोजन हवा में पड़ा है। उसका मतलब है इक्विवेलेंट टू करीब करीब 9 से 9,500 हजार टन यूरिया। आप उसको कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। अक्ल आप में सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि इस नाइट्रोजन को मैं कैसे हवा में से खींचूं। अब जैसे अपन ने बात की कि भाई पहला जो प्रश्न अपन ने सुना कि हर एक का खेत की मिट्टी कड़क हो गई है और दब गई है, इसका मतलब है आपका खेत आज सांस नहीं ले रहा है। आपका फंडामेंटल प्रॉब्लम शुरू होता है यहाँ से। आपका खेत सांस नहीं ले रहा है। जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, या तो आप ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाओ, 7-8% तक ले के जाओ, वो है नहीं। अपन ने जो रोटोवेशन कर करके नांगर के मैकेनाइज्ड फार्मिंग करके पूरी मिट्टी में से ऑर्गेनिक कार्बन उड़ा दिया, तो आप कैसे करेंगे? और यहीं पे सारी जो गलती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो यहीं हो रही है कि वो एक स्टेप में आपकी मिट्टी को ठीक नहीं कर पा रहे, उसके लिए 5 साल मांग रहे, और 5 साल किसी के पास नहीं है। तो पहली टेक्नोलॉजी जो हम लाए हैं, जो ब्रेक थ्रू हमने लाया, वो ये है कि अब आप खेत की मिट्टी को 1 साल के एक ही क्रॉप साइकिल में बेसल डोज में 5,000 रुपये का खर्चा करके पूरी मिट्टी को नरम और भुरभुरी कर सकते हैं। दैट्स द ब्रेक थ्रू ग्लोबल। ये हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ब्रेक थ्रू है। किसी कंपनी ने वर्ल्ड में ये नहीं कर सकी है। तो पहले आप ये प्रिंसिपल यदि समझ ले कि भाई जैसे ही मैंने यदि मेरे खेत की मिट्टी नरम और भुरभुरी कर दी तो मेरा खेत सांस लेने लग गया। इसका मतलब मेरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों जमीन में अंदर बाहर, जिसको अपन गैस एक्सचेंज कहते हैं, वो एफिशिएंटली होना शुरू हो गया। ये बात मानते हो? अब मुझे क्या करना है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए? मुझे पता है कि मैं एज़ोटोबैक्टर जो एक जीव है उसकी पॉपुलेशन बढ़ा दूं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसकी पॉपुलेशन बढ़ा दूं,
तो मैं नाइट्रोजन गैस को लेके, ये जो मेरा सांस लेता हुआ जो जीव मित्र है, ये डायरेक्टली उसको रिड्यूस करके अमीनो एसिड फॉर्म में बॉडी में इम्बाइब करता है। ये शायद कितने लोगों को पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन होता है। और मैं ये यदि मेरा खेत सांस लेता है तो बड़े एफिशिएंटली कर सकता हूं, बराबर। एक क्या होता है, आप यदि खेतों में देखें तो सैंड होती है, सिल्ट होती है और क्ले होता है। ये तीन पदार्थों से जो हमारी, जिसको हम डर्ट कहेंगे, वो बनता है। जो टेक्नोलॉजी की मैंने बात की कि जिससे आपकी खेत नरम और भुरभुरे हो जाएंगे, वो करता क्या है, एक खंबे की तरह ये कणों में एक खंबा लगा देता है। जैसा आप देखते हो ना कि एक तंबू लगता है, तो खंबा लग गया तो अंदर में हवा हो गई, जगह हो गई। ऐसे ही आपको अपनी मिट्टी में उसको फुला के खंबे लगा के जगह करना है। अब जब जगह हो जाएगी तो इनके बीच में पानी भी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। आज यदि आप अपने खेतों में जाके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आपकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो गई है, बराबर। अच्छा, यदि आपने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर दी, एक ही झटके में नरम भी कर दी, भुरभुरी कर दी। अब आपने पौधा लगाया, एक बीज लगाया, उसकी जड़ें बढ़ना शुरू हुई। अब आप बताइए कि एक कड़क जमीन में और एक नरम और भुरभुरी जमीन में जड़ें किस में ज़्यादा फैलेगी? जो नरम है, जो भुरभुरी है, उसमें जड़ें बड़ी होगी ना। जिसमें जड़ें बड़ी होगी, लंबी होगी, उसकी पानी लेने की, पोषण लेने की ताकत भी बढ़ेगी। राइजोस्फीयर बड़ा होगा ना, उसका जो मूल का जो तंत्र है वो बड़ा होगा। ये समझ में आ गया? यदि इसका मूल का तंत्र यदि बड़ा है तो एक कुदरत ने एक मैकेनिज्म दिया है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके अंदर शक्कर और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है पत्तियों में, और वो जमीन को फीड करता है, ये माइक्रोब्स के लिए फीड करता है। तो वो भी बड़े प्रमाण पे बड़े एरिया में जाएगा। तो बड़े एरिया में यदि जाएगा तो ज़्यादा एज़ोटोबैक्टर, ज़्यादा राइजोबियम काम करेंगे, क्योंकि हवा भी मिली, नाइट्रोजन भी मिला और पानी भी मिला। अब सिर्फ बचा क्या? उसको खाने को चाहिए। भाई एक मजदूर आदमी को क्या चाहिए? खाना, पीना, हवा, स्पेस, करेक्ट। और ये खाना आपको देना है जो हमारा गोबर खाद है उसको ठीक करके। अब मैं आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे मैं नाइट्रोजन पे आऊँगा, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ उसको, लेकिन ये समझना जरूरी है। हिंदुस्तान के खेतों में हमने पिछले 50 साल से ट्रैक्टर चला चला के, हल चला चला के क्या किया, पूरी ज़मीन को हम रोटोवेट करके पल्वराइज करते, बराबर। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्या आया है पता है आप लोगों को? कि हमारा जो मित्र फफूंद है, फंगल पॉपुलेशन हैज ड्रॉप्ड, विच फॉर्म्स ए सिनबायोटिक रिलेशनशिप, जो खेतों के जड़ों के मूलियों से सिनबायोटिकली जुड़ता है। इसकी जो पॉपुलेशन है ये हमने तोड़ दी, फंगीसाइड डाला, उससे भी उसको मार दिया। आज हिंदुस्तान का जो रेशियो है, जिसको हम कहते हैं फंगल टू बैक्टीरिया रेशियो, एक ये रेशियो होता है, ये रेशियो है करीब करीब 0.1:1, यानी बैक्टीरिया के सामने फंगल 0.1 रह गया है एक के सामने। ये रहना चाहिए 3:1 मिनिमम। अच्छी खेती यदि आपको करना है तो आपको 3 और 1 चाहिए। इसका मतलब आपको 30 टाइम्स उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब कहाँ से बढ़ाएंगे? तो एक टेक्निक जो मैंने हिंदुस्तान के किसानों को, जब ये मैंने समझ के लिया कि भाई हर एक आदमी
गोबर खाद के क्वालिटी से परेशान है और हिंदुस्तान की खेती में फंगल डोमिनेंस हमको बढ़ाना है, तो कैसे करें? दूसरा, हिंदुस्तान की खेती में एक कंपोस्टिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग चलन है। सही कंपोस्टिंग खड्डे के अंदर डाल के, पानी डाल के उसको पकाने का रहता है। ये बात सब लोग जानते हैं। कितने लोग करते? कोई नहीं करता, क्योंकि किसकी बीवी उतरेगी नीचे? कौन उतरेगा खड्डे में? सर क्या बोल रहे? हमारे यहाँ गुजरात में तो आजकल लड़कियां पहले बोलती है कि भाई गोबर का काम नहीं करूंगी तो ही शादी करवाओ उस घर में, तो कंडीशन होती है। तो आज क्या कर रहा है हमारा किसान? एक ढेर करके सरफेस कंपोस्टिंग करता है, जितना हुआ हुआ, नहीं हुआ वैसे भी उठा के ढेले के ढेले डाल देता है। तो 3-4 ट्रॉली के बिना, एकड़ के बिना वो फैला ही नहीं सकता। ही इज नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट, बिग प्रॉब्लम। तो हमने पूरी टेक्नोलॉजी इसके अंदर बनाई कि सरफेस पे रहते हुए 30 से 45 दिन में कंप्लीट बायोडाइजेशन करके, स्मेल फ्री करके, उसका जो फंगल डोमिनेंस है वो कैसे बढ़ाना, और साथ साथ में फंगल डोमिनेंस क्यों बढ़ाना और क्यों फंगल का इनोकुलेशन करना, क्योंकि जब फंगल बायोडाइजेशन होता है तो आपका ह्यूमस कंटेंट, जो कालापन है, वो बढ़ता है। हर एक किसान को आप इंट्यूटिवली पूछो कि एक काला, भुरभुरा, नरम ऐसा यदि खाद मिले तो वो अच्छा या बुरा? बराबर है? भुरभुरा, नरम, काला और बिना स्मेल वाला, दैट इज द बेस्ट। बराबर है ना? चाय की पत्ती के जैसा, गीली लेकिन, सही है ना? तो ये इंट्यूटिवली सबको पता है, लेकिन जब डालने को जाता है तो ढेले डालते हैं, भुरभुरा नहीं मिलता। अब ये टेक्निक हमने पूरा किसानों को सिखाना शुरू किया है कि 500 रुपया टन के पीछे यदि आप खर्चा करो तो आप ये चारों प्रॉपर्टीज 30 to 45 डेज में कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या? अब ये बड़ा नेशनल प्रॉब्लम है। मैंने जब एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री का पूरा डेटा स्टडी किया तो ये ध्यान में आया, और मुरली मनोहर जोशी जी के रिपोर्ट में भी लिखा है कि इस देश को सच्ची में यदि ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना है तो हमको कम से कम 700 मिलियन टन गोबर का खाद चाहिए, और उपलब्धि सिर्फ 100 की है। इसका मतलब मेरे खेत का नंबर 7वें साल में आएगा। और आज आप किसी फार्मर को पूछो, समवेयर अराउंड दैट, डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी टू परचेस, 5वें साल, 6वें साल ऐसा ही आता है नंबर। तो यदि हमने उसकी गुणवत्ता बढ़ा दी, यदि हमने उसका फंगल डोमिनेंस बढ़ा दिया, तो अब हम आधे टन से 1 टन पर एकड़ में भी अच्छी खेती जैविक कर सकते हैं। तो जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं कि यदि आपने 1 टन अच्छा गोबर का खाद भुरभुरा जमीन में मिला दिया तो उस क्रॉप साइकिल में आपके जीव शक्ति को जितना अनाज चाहिए खाने के लिए वो मिल गया। ये चीज समझ में आ रही? आप अपने ऊपर से हिसाब निकालो, एवरेज में आप 70 किलो के तो ही, ठीक है, 6 महीने में कितना अनाज खा लोगे? तो आप रोज का आप यदि देखोगे तो करीब करीब एक 200-250 किलो। तो 70 किलो यदि मिलता है 1 एकड़ में, यदि जीवों की अपन ऐसा तराजू में निकाले ना, तो 700 किलो से 900 किलो होते हैं। तो 1 टन उनके लिए काफ़ी है। और दूसरा, ये जीवों को बाद में जब पौधा बड़ा हो जाता है तो वो भी फीड करता है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो इसलिए एक ये
थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये देखा गया है 500 किलो से 1 टन, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप ये मैसेज लेके घर जाइए कि हर खेत में, हर क्रॉप साइकिल में आपको अच्छा बायोडाइजेस्टेड, फंगल बायोडाइजेस्टेड गोबर का खाद डालना है। आप हमारी टेक्नोलॉजी करके वापरे, दूसरे की टेक्नोलॉजी करके वापरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना मिनिमम हर खेत में, हर क्रॉप साइकिल में डालना ही डालना है, क्योंकि दैट इज द फूड। तो अब क्या हो गया, अपन ने हवा का इंतज़ाम कर दिया, पानी का इंतज़ाम कर दिया, खाने का इंतज़ाम कर दिया और स्पेस दे दी। तो अब मेरा मजदूर जो एसिडोबैक्टर है, जो राइजोबियम है, ये मस्त काम करता है, फुल एफिशिएंसी पे काम करता है। तो उतनी ही एफिशिएंसी से वो अमीनो एसिड बनाता है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे साइंस बताऊंगा मैं। अब ये अमीनो एसिड का रेलेवेंस क्या, अमीनो एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, ये एक मेटाबोलाइट के फंक्शन में प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। और जब अमीनो एसिड ऑलरेडी जो रिड्यूस फॉर्म में होता है, अमीनो एसिड का आई डोंट नो स्ट्रक्चर, थोड़े से केमिकल इंजीनियर है यहाँ पे, NH2 डैश CO आ जाता है, बराबर है। नाइट्रेट यानी NO3 है, तो नाइट्रेट में से यदि आपको रिडक्शन करके NH2 का स्ट्रक्चर करना है तो प्लांट की 60% एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। आपके नाइट्रेट जो आप देते हो उसको यदि प्लांट को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है, जो आगे जाके पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा, जो आगे जाके प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, उसके अंदर 60% ताकत प्लांट की वो खींचता है प्रोसेस। यदि लेकिन आपने अमीनो एसिड दे दिया तो प्लांट सिर्फ 8 to 10% कंज्यूम करता है, क्योंकि उसको रेडीमेड प्री फैब्रिकेटेड मॉलिक्यूल मिल गया। और यही ऑर्गेनिक पद्धति की जान है। ऑर्गेनिक पद्धति में बिकॉज आप केमिकल नहीं डालते हो, सारा जो उसको नाइट्रोजन मिल रहा है वो आपका अमीनो एसिड फॉर्म में मिल रहा है। और इसीलिए ऑर्गेनिक में क्या होता है कि कीड़ दवाइयाँ कम लगती है। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों होता है, इससे बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि आप जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो लार्वा होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, जिसको हम पैथोजेनिक माइक्रोब्स बोलते हैं, पैथोजेनिक फंगस बोलते हैं, इनके सबकी यदि डाइजेशन सिस्टम आप देखो ना, ये प्लांट का प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये प्लांट का प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इनको जो प्रोटीन चाहिए उसको बनाने के लिए इनको ये NO3 और अमोनियम, इसकी ज़रूरत होती है। जिस प्लांट में ये मिलेगा उसके ऊपर ये अटैक करेंगे। ये समझ में आ रहा है? जो इंसेक्ट वर्ल्ड है, पेस्ट वर्ल्ड है, देयर डाइजेशन सिस्टम ये प्लांट का प्रोटीन नहीं पचा पाता। इसलिए जंगलों में तो दवाई डालते क्या आप? नहीं डालते। क्या होता है? कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां ना नाइट्रेट मिलेगा उसको, ना अमोनियम मिलेगा। आपके खेतों में लदालद भरा हुआ है तो आपके पौधे में तो जाएगा ही। जब उसको पौधे में मिलता है, पत्तियों में दिखता है, तो वो सेंस करता है और वो अटैक करता है। जैसे ही वो हट गया, आपका जो पेस्ट प्रेशर है खत्म। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन जिन लोगों ने ऑर्गेनिक की तरफ गए हैं उनके खेतों में का पेस्ट प्रेशर खत्म हो गया। ये इसका मूलभूत कारण है, यानी अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हो रहा है ये। ठीक है ना? अब वो नहीं मिलता, अब अमीनो एसिड मिल रहा है। यूरिया, DAP। देखो DAP का फॉर्मूला क्या है? अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम आ गया ना, तो अमोनिया फॉर्म क्या होगा? अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जाएगा ऊपर। फिर आया यूरिया।
यूरिया जब डाइजेस्ट होता है तो वो नाइट्रेट बन के नाइट्रोमोनस और ये सब करके फिर NO3 ऊपर जाता है। आप पोटेशियम नाइट्रेट डालते हैं, फिर से NO3 डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी आप इलेक्ट्रोलिटिक डाल रहे हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन का जो सोर्स आप दे रहे हैं वो इनका दे रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे ये आप देते जाएंगे पेस्ट प्रेशर बढ़ते जाएगा। और आप देखो पिछले, यदि आप 50 वर्षों का इतिहास देखेंगे, हमारे यहाँ का पेस्ट प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहा है। सही है, सब लोगों ने अनुभव किया है। तो ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जब तक हमारे में नहीं आएगा कि आ किधर से रहा है, हो क्या रहा है, तो ये यहाँ से हो रहा है। तो पहला तो ये है कि जैसे ही हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कर देंगे तो एसिडोबैक्टर राइजोबियम, जिसको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, NPK कंसोर्शिया ले लो आप, N का ले लो, P का ले लो, ये सब जब आप डालेंगे तो इनमें से आपको ये मिल सकते हैं और वो मल्टीप्लाई भी होंगे यदि आपने एक उसको सही तरीका दे दिया। तो मेरा आपको इसके अंदर से जो फाइनल कंक्लूजन है कि एक मेरा सेंटेंस हमेशा याद रखना, नेचर इज ऑलवेज राइट। निसर्ग हमेशा सही होता है, सिर्फ इनएफिशिएंट है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, अपने को जो अपनी अकल लगानी है, वो निसर्ग की जो प्रक्रिया है उसको कैसे एफिशिएंट बनाना, यही सोचना है। निसर्ग की प्रक्रिया आप बदलो मत। यदि आप बदलेंगे तो आप एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या पैरामीटर चेंज करने से किधर जा रहे हो आप। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके भी समझ में आ गया वो फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन में इजीली समझ पाएगा। तो निसर्ग में खेत को नाइट्रोजन की उपलब्धि अमीनो एसिड से ही होती है और आपको भी वही करना है। तो आपको क्या करना है, खेत को नरम करो, भुरभुरा करो, पानी की कैपेसिटी बढ़ाओ, अच्छा बायोडाइजेस्टेड, फंगल बायोडाइजेस्टेड गोबर का खाद दो और इनोक्यूलेट करो बायोलॉजी से। आपका काम नंबर 1 हो गया। अब आया कि सर नाइट्रोजन को तो आपने हवा में से ले लिया, बहुत बढ़िया, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है ना। अब सर फास्फोरस कहाँ से लाएंगे, मैं तो हर साल फसल निकालता हूँ, वो तो हवा में से आता नहीं है। अब मेरा पोटेशियम कहाँ से आएगा सर, वो भी तो हवा में से आता नहीं है। अब बताइए ज़रा क्या हो रहा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप यदि हिंदुस्तान के खेतों में देखेंगे ना, आज के दिन पिछले 50 वर्षों में आपने जितना फास्फोरस डाला है, DAP डाला है, आपके हिसाब से कितना पौधों ने उठाया है, कितना उठाया होगा? 20%। बिल्कुल सही है। एवरेज में जो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी है, जब हमारी मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी, उसने भी यही कहा मिनिस्टर को कि सर जितना किसान डालता है उसका 20-25% ही पौधा उठा पा रहा है। इसका मतलब 75 तो आपके तिजोरी में बंद है, आप तिजोरी खोल नहीं पा रहे। आपकी तकलीफ ये है, हमारा हिंदुस्तान के किसान की तकलीफ ये है, वो तिजोरी बेचारा खोल नहीं पा रहा, उसके पास चाबी नहीं है। और इसकी चाबी जो है वो माइकोराइजा में है। माइकोराइजा एक ऐसा फफूंद है कि जो उसको रिलीज कर सकता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक एसिड जनरेट करता है और वो उसको डिसॉल्व करता है और फिर वो उसको उपलब्ध कराता है। तो पहले तो ये, चलो ये भी ख़त्म हो गया कि 50 साल की पूंजी मेरी 150 साल चली, वो भी ख़त्म हो गई। फिर भाई साहब, millions of years this earth has provided phosphorus without anybody giving DAP। कैसे हुआ? ये जो माइकोराइजा है ये इतना अमेजिंग है कि ये रॉक्स को भी तोड़ के उसमें से भी फास्फोरस निकालता है, जिसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं, नई मिट्टी जो बनाने का है, वो भी वो कर सकता है। तो इसलिए हिंदुस्तान के अंदर ना ही फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर,
और ना ही पोटेशियम की कमी है। तो ये जो 3 मेन इंग्रेडिएंट जिसके लिए आप इतना जो केमिकल खाद के पीछे पड़ते हो, एक्चुअली दे आर रिप्लेसेबल थ्रू बायोलॉजी, बट एफिशिएंट बायोलॉजी। अपने को ये समझना चाहिए एफिशिएंट बायोलॉजी। अभी मेरा चर्चा हो रही थी, अपने संतरे के बड़े माहिर किसान अपने अंदर यहाँ मौजूद है, तो जीवामृत की बात चल रही थी कि वो काफ़ी यूज़ करते हैं। तो मैंने उनको यही सवाल पूछा कि भाई साहब, बात तो बहुत बढ़िया है, मैं भी टेक्नोलॉजी से पूरा सहमत हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं फैला? जब इतना फायदे का है तो हर किसान क्यों नहीं इसके पीछे लग गया? क्यों जाके दवाई मार रहा है वो? तो आज का तो इंस्टेंट इडली वाला हिसाब है, बराबर है ना? इंस्टेंट उपमा चाहिए हर एक को, बराबर है ना? किसी को उनके 3 हफ्ते तक फर्मेंट करने की फुर्सत नहीं है। यही आपका बेसिक कारण है कि जीवामृत बड़े स्केल पे अडॉप्ट नहीं हो पाया। तो आपको जीवामृत की जो ताकत है, यानी क्या है, जीवों को संख्या बढ़ाना, वो आप उसको यदि 12 से 24 घंटे के अंदर कर सकते हो तो अब किसान करेगा। रात को भिगा के गया, कल सुबह में मार दिया, उतना उसके पास है समय। और इसलिए इस बार जो मैंने पूरा डेवलपमेंट किया, ये पूरा जब समझा, मैंने किसानों के पास गया और देखा कि इनके मन में है क्या, ये अटकता किधर है, सही तो है लेकिन क्यों कर क्यों नहीं रहा है, ये गड़बड़ किधर है? तो पेशेंस। तो आपने बोला कि भाई इनको ऐसा चीज बना के दो कि जो ओवरनाइट जीवामृत से भी बेटर हो। तो इसलिए अभी मैंने एक पूरा नया तंत्र निकाला है कि जिसको हम कहते हैं पंचामृत। मैंने जीवामृत से हटा के पंचामृत। अब पंचामृत क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक तो वो भगवान का आशीर्वाद है, आपके सेहत के लिए अच्छा है। तो ये जो पंचामृत बनाया, एक तो पौधे के लिए आशीर्वाद हो गया भगवान का, और उसकी सेहत को प्रोटेक्ट करना है, जो जीवामृत भी करता है टू ए ग्रेट एक्सटेंट, पर उससे भी बेटर करना है। अब किसान देखना क्या चाहता है, पंचामृत का इफेक्ट क्या देखना चाहता है? किसान क्या बोलता है, सर फवारा मारा ना, वो पीजीपीआर मारा ना, उसके बाद में देखो पत्ते कैसे हरे हो गए, पत्ते कैसे मस्त बड़े होने लग गए। ही वांट्स, यानी उसको वो देखना है कि कुछ कुछ हुआ, मेरे खेत में कुछ हुआ, तो ही वो इंप्रेस होता है, बोलता है ये बराबर है, ये लेके आओ। एग्जैक्टली। और वो भी 4 दिन में चाहिए उसको, नहीं तो वो सुनने को तैयार नहीं है तुम्हारी बात, बराबर है ना? तो पहले तो 21 दिन का प्रिपरेशन टाइम, और फिर और 15 दिन उसके लिए रुको, वहाँ गड़बड़ है। तो ये जो पंचामृत डिज़ाइन किया गया, ये इसलिए सक्सेसफुल हो रहा है आज कि एक इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी पेस्ट प्रेशर आता है आपके पौधों के ऊपर, तो क्यों आता है? तो पेस्ट का प्रेशर क्यों आता है, ये एक बड़ा फंडामेंटल समझने जैसी बात है। समझो आपकी जो पत्ती है वो बेर है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, आपने उसकी जो जैविक आवरण है उसको मार दिया दवाइयाँ मार मार के, तो बेर हो गई ना। अब जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया आता है, पैथोजेनिक फंगस आता है, और फिर वो देखता है कि अंदर में तो मस्त बढ़िया नाइट्रेट भी है, अमोनियम भी है, तो चलो अटैक करो और पंक्चर करो सेल वॉल को और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करो, अंदर घुस जाओ। ये आपका बेसिक प्रॉब्लम है। अब समझो ये मैकेनिज्म को अपने को तोड़ना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो क्या हम एक जैविक आवरण हमारे पौधों के ऊपर बना सकते हैं? ऑब्वियसली एज एन इंजीनियर अपन ऐसे ही सोचेंगे ना कि यार जो चीज़ नहीं है उसको लगा दो, ठीक है ना। अब ये जो जैविक आवरण रहेगा
तो इसके अंदर आपको बैक्टीरियल पॉपुलेशन भी लगेगा, ऑब्वियस है। अब क्या क्या अटैक आते हैं? बैक्टीरियल अटैक आता है, फंगल अटैक आता है, पेस्ट अटैक आता है, बराबर, वॉर्म का अटैक आता है। तो यदि आपने माइकोराइजा को लिया, एनपीके को लिया, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को लिया, और भी जो सहायक जीव है इनको लिया, और इनका प्रमाण आपने पंचामृत में बढ़ा दिया ओवरनाइट फर्मेंटिंग करके, बराबर। जनरली जब फर्मेंट होता है तो 24 घंटे के अंदर जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाता है। तो अनलेस यू स्टर, अनलेस यू एरिएट, वो प्रोसेस बंद हो जाती है, और वहाँ पे फार्मर को इंटरेस्ट नहीं रहता है ज़्यादा करने को। तो उसको तो 24 घंटे का या 12 घंटे का हिसाब देगा कि भाई वहाँ पे 8 टाइम्स हम उसकी जैविक ताकत बढ़ा देते, गुड इनफ। स्टार्टिंग में इनोकुलेशन अच्छा दो। अब जैविक आवरण तो मैंने बना दिया, अब साहब जीव है तो पानी तो पिलाना पड़ेगा, कि प्यासा रखोगे उसको, खेती वाले हो, सही है ना, तो पानी कैसे पिलाएंगे पत्ती को? रोज रोज जाके थोड़ी पानी मारोगे उसके ऊपर खेतों में, सही है ना, प्रॉब्लम है। दूसरा, उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, भाई जीव है तो खाना भी खिलाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है कि मेरे को आप हवा में रखो और खाना भी नहीं खिलाओ, ठीक है ना। सो ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने उसके अंदर एक पूरी नई टेक्नोलॉजी का ये किया है। देखिए, हर एक खेत में हर समय रात को पानी कंडेंस होता है, ये बात सबको पता है। आपके खेतों में रोज रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में ड्यू आता है, यस और नो? यदि आपके पत्ते के ऊपर एक ऐसा आवरण है कि जो पानी को पकड़ सके हवा में से, ऑटो वाटर रिसाइकलिंग यदि आपने कर दिया, फिर क्या होगा? पत्ता पानी से भर जाएगा ना, क्योंकि अब वो गिर नहीं रहा है नीचे, एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा एक बेनिफिट इसका मिलता है, आपको पता होगा कि हवा में 428 आज का जो ppm लेवल है CO2 का, जो 270 था अभी 428 हो गया है। ये जो CO2 है, ये पानी में इसकी घुलनशीलता बहुत ज़्यादा है। आप सब लोगों ने सोडा पिया होगा, किसी ने सोडा नहीं पिया ऐसा कोई है? हाँ, सब ने पिया है ना। सोडे में से क्या निकलता है? CO2। इसका मतलब क्या है? कभी ऑक्सीजन निकलते हुए देखा क्या? ऑक्सीजन में पानी में घुलनशीलता 0.1% से भी कम है। दैट इज वाई फिश के टैंक में आपको हवा देनी पड़ती है। इसीलिए फिश को इतने बड़े बड़े वो ऑक्सीजन रिसेप्टर्स लगा के वो कल्ले से ऑक्सीजन सिलेक्ट करती है। लेकिन CO2 आपके सोडा वाटर में से भी बाहर निकलता है, उसकी सॉल्युबिलिटी 3.2% है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि नेचुरल CO2 आपके पानी में जो पत्ती ने एब्जॉर्ब किया, उसके अंदर घुल के आपके पत्ती के अंदर रिचार्ज हो गया। आपको ये पता होगा कि आपका जो पौधा है खेतों का, ये एक ऑटोट्रॉफिक लिविंग बीइंग है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? कि जो खुद का अनाज खुद बनाता है। यू मेक योर ओन फूड। तो पौधा CO2 लेता है, पानी लेता है और सूर्य की किरण लेता है, और उसमें से शक्कर बनाता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब क्या होगा? रात भर आपने पानी नहीं पिया, आपका पत्ता सैचुरेट हो गया, आपका प्लांट फुल्ली ये हो गया, चार्ज हो गया।
CO2 भी चार्ज हो गया। अब सुबह में जब सूरज निकलेगा और उसका फोटोन आएगा पत्ती के ऊपर, तो आपका फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा खराब होगा? अच्छा होगा। और ज़्यादा शक्कर और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन हुआ तो पौधा बड़ा होएगा छोटा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये जो पंचामृत का जो पूरा टेक्नोलॉजी हम लोगों ने सेट किया है, वो इसी एंगल से सेट किया कि हम फोलियर फीडिंग का इस्तेमाल करना सीखें। अभी समझ में आ गया ना? फोलियर फीडिंग, नेचर ने अपने को ये सब दिया है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं आपको, बढ़िया। कितने लोगों ने देखा होगा कि पत्थरों में, रॉक्स में कभी कभी ऐसा पेड़ देखा होगा? किसी ने देखा है? देखा है ना? क्या हो रहा है? पानी तो कहीं से नहीं आ रहा है, भोजन तो कहीं से नहीं मिल रहा है, फिर कैसे ये पेड़ इतना बड़ा हो गया? इंटरेस्टिंग है ना? सोचा है कभी इसके बारे में? जब मैं इसके बारे में सोचने के लिए बैठा तो मैंने बोला साला ये पौधा यहाँ बड़ा हो सकता है, तो कुछ तो मैकेनिज्म नेचर ने किया है, निसर्ग ने अपने को सिखा रहा है कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने बोला ये मैं मेरे खेत में क्यों नहीं कर सकता? एक इंजीनियर की तरह से सोचना है तो भाई वहाँ हो सकता है तो मेरे खेत में क्यों नहीं हो सकता? तो प्रॉब्लम क्या है? तो ये जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे रात का जो ड्यू कंडेंसेशन है वो ज़्यादा होता है। या तो नदी होती है पास में, या तो तालाब होता है, या तो पहाड़ होता है। तो मैंने बोला कि भाई मैं यदि मेरे खेतों की पत्तियों को ऐसा कर दूं कि जो रात के ड्यू को पकड़ पानी पी ले और ये CO2 एब्जॉर्ब कर ले, और यदि फोटोसिंथेसिस से मेरा ये हो जाए तो मेरा तो काम निपट गया ना। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? अब भाई साहब मुझे पानी देने की जरूरत क्या है? समझ में आ रहा है? यदि मैं हवा में से पानी खींच रहा हूं तो मुझे जमीन में पानी देने की जरूरत पड़ेगी? जंगलों में कभी जाके पानी दिया? क्यों? सोचने जैसी बात है। तो एक पॉसिबिलिटी इमर्ज हो रही है कि यदि हम सही तरीके से, और इस बार एक अनुभव तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा। राजस्थान में पर्टिकुलरली जो हनुमानगढ़ एरिया है, अबोर के नीचे वाला, वहाँ पे इस बार बरसात नहीं हुई, और हमने ये पंचामृत का बहुत वहाँ पे प्रयोग कराया, कॉटन पे भी कराया, मूंग पे भी कराया। और एक अनुभव ये रहा कि बरसात इतनी कम होने के बाद में भी जिन्होंने नहीं यूज़ किया था उनको पूरे मूंग के क्रॉप मिला देने पड़े ज़मीन के अंदर, लेकिन जिन्होंने ये यूज़ किया उनके चल गए, और कम से कम 2 क्विंटल का पर बीघा वहाँ का बीघा बोले तो करीब करीब 20-22 हज़ार स्क्वायर फुट का निकला। इसका मतलब ये है कि फोलियर फीडिंग, फोलियर प्रोडक्शन इज क्रिटिकल। और ये जैसे संतरे के बगीचे हैं, जैसे तुम्हारे नारंगी के बगीचे हैं, इसमें कोई भी बगीचा लो, बाम्बू की खेती करो, कोई भी लो, समर क्रॉप्स में ये बहुत काम में आ सकता है। अब ये हिंदुस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे खेतों के लिए क्यों ज़रूरी है? आज आप देखिए, एक आपको रियलाइजेशन हर एक किसान के पास आएगा कि उसका जो वाटर लेवल है, जो 1960 में था, एक 10 से 20, 25, 30, 40 फुट के ऊपर पानी मिल जाता था। कुएं खोदो तो पानी लगता था हर एक के खेत में, आज नहीं मिलता। परेशान है ना? हर किसान आज वरीड है, बराबर। मैं तो बहुत बड़ा चिंतित हूँ। मेरे देश में आज जो वाटर लेवल कम हो गया है, मैंने तो ये पॉइंट मिनिस्ट्री में भी बोला। मैं बोला सर यदि ऐसे ही चलते रहा, एक दिन समझो निसर्ग फितर गया, 10 साल बरसा ही नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि हमारे सारे लोग मर जाएंगे, हमारे सारे खेती वाले बैंकरप्ट हो जाएंगे? इज दिस द फ्यूचर ऑफ इंडिया? इज दिस द प्रिपरेशन गवर्नमेंट्स वांट टू डू? ये क्या हमारे साइंटिस्ट सोच रहे? यदि उसके पास, यदि उसका भूगर्भ भरा हुआ है पानी से और वो कम पानी में खेती करना सीख जाए, तो हम 10 साल भी सर्वाइव कर जाएंगे, 20 साल भी सर्वाइव कर जाएंगे।
तो क्यों ना हम ये प्रयत्न करें कि हम हमारी जमीन पूरी पानी से भर के रखें, और जिसको हम इनफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, यानी कितने भी जोर से पानी आया हमारा पानी नीचे उतर जाना चाहिए। और ये हमने प्रयोग करके देखा, ये जो मैंने पहले बताया कि यदि नई जनरेशन की बायोटेक्नोलॉजी बेसल में यदि हम डालते हैं और ज़मीन को नरम भुरभुरी करते हैं तो वो जो पोरस हो जाती है आपकी ज़मीन, जितना भी जोर से पानी आया 5 इंचेस पर आवर तक का हमने रेट देखा है, पूरा पानी आपका नीचे उतर जाएगा। इसका मतलब मेरी बरसात मेरे खेत में, ये प्रिंसिपल जिस दिन हमारा किसान फॉलो करने लग जाएगा उस दिन हम इसको रिवर्स कर पाएंगे। और इसके कैलकुलेशन भी बड़े इंटरेस्टिंग है। 40 इंच पानी होता है एवरेज में हिंदुस्तान में, इसका मतलब 45 लाख लीटर भगवान आपके 1 एकड़ के ऊपर डाल रहा है। 45 लाख लीटर्स एक बार पानी देते हो आप 1 एकड़ में, तो करीब करीब 1 लाख सवा लाख लीटर जाता है, सही है। तो भगवान ने आपको 45 पानी बरसाया, आपको एक्चुअली मैनेज कर लेना चाहिए 10 से 12 पानी में, तीनों बार की खेती भी कर लिया। तो यदि फोलियर फीडिंग सीख जाओ, यदि वाटर का इवेपोरेशन कंट्रोल कर लो, तो हमने देखा है कि 10 से 12 लाख लीटर में एक किसान बड़े आसानी से तीनों समय की खेती कर सकता है। 10-15 लाख हवा में उड़ जाएगा, लेकिन 15 से 20 लाख लीटर हर साल आप अपनी ज़मीन में नीचे उतार सकते हो। जो लेवल आज आपकी ड्रॉप हो गई है इसको फिर से ऊपर उठा देता है। आज क्या होता है, पहला बरसात आई, पानी खेत में गया, फिर ज़मीन दब गई, दूसरा पानी आया, थोड़ी और दब गई ज़मीन, तीसरे पानी से पानी बहना शुरू हो गया। आपके खेतों में पानी रहता ही नहीं है, आपका पानी जाके दूसरे के तालाब में या और दूर 3 किलोमीटर दूर जाके रुकता है, आपको कोई फायदा नहीं उसका। आपको चाहिए कि भाई अपने मेरे खेत में उतरे ना, मेरा पानी है, मैं क्यों दूसरे को दूं, पैसा है, दिस इज मनी। सो हर व्यक्ति को कम पानी में कैसे खेती करना, उसके लिए ये फोलियर टेक्निक अपनाना जरूरी है। अब ये फोलियर टेक्निक के 2 फायदे मैंने बताए, एक तो उसका जो जैविक आवरण यदि किया, अब उसके ऊपर फुल जैविक आवरण है, अब वो जब फंगल बैक्टीरिया आता है, फंगल पैथोजन आता है, बोलता है यार तुम सब लोग यहाँ है, मेरा क्या काम है, भाग जाओ। तो वो आ ही नहीं सकता, ही कैन नॉट अटैक। सिमिलरली जब पेस्ट आता है, बोला यार यहाँ पे तो नाइट्रोजन भी नहीं दिखता है, NO3 भी नहीं है, अमोनिया भी नहीं है, ये इतनी फंगल पॉपुलेशन भी बैठी हुई है, इतनी बैक्टीरियल पॉपुलेशन भी बैठी है, यहाँ पे क्या अटैक करना, चलो दूसरे जगह जाते, बाजू वाले के खेत में चलो, ठीक है ना। तो सडनली आपको दिखेगा कि जो बायो फार्मिंग वाले खेत रहेंगे विच आर प्रोटेक्टेड विद बायोलॉजी, अपन अभी बायो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं बायो पेस्टिसाइड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अपन बायो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो बायो प्रोटेक्शन यदि आपने किया तो आपके पास एक डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा, साथ साथ में फोलियर फीडिंग का भी टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तो उसमें अंदर बढ़त भी मिलेगी। तो ये 2 उसके लॉजिक है कि क्यों हमको उसकी तरफ देखना चाहिए। तीसरा ये है कि अपन ने सब सही किया, लेकिन पहले साल तो सब सही नहीं कर सकते, पेस्ट प्रेशर रहेगा। तो हमारे पास इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे बढ़िया रामबाण है नीम। नीम का जो तेल है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिपेलेंट फॉर पैथोजेनिक वर्ल्ड। काफी तादाद में इंडिया में बनता है, आप भी अपने खेतों में लगा सकते हो। यदि नीम का सही तरीके से, अभी हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी लगा के उसका फॉर्मुलेशन सेट किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, एजरेडिक्टिन जिसको अपन बोलते हैं कि किलिंग मैकेनिज्म है। मैं जैन धर्म फॉलो करता हूँ, तो मैं ऐसे ही अपने फिलोसॉफिकली सोच रहा था कि यार मुझे ये इनको मारने की क्या जरूरत है, वाई एम आई गोइंग आफ्टर किलिंग,
मैं इनको मारने के पीछे क्यों तुला हुआ हूँ, मैं इनको भगा क्यों नहीं सकता। तो मैंने बोला कि पूरे टेक्नोलॉजी का अपने को अप्रोच ही चेंज करो कि हमको किलिंग नहीं करना, और केमिकली किलिंग तो बिल्कुल नहीं करना। इसका एक कारण है, जब आप केमिकली किसी को मारना चाहते हो तो वो म्यूटेट होता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, और वो म्यूटेट किधर हो रहा है, कैसा रेजिस्टेंस पिकअप कर रहा है, आपको कोई हवापन नहीं है उसकी, यू हैव नो नॉलेज। इट इज बेटर टू रिपेल, लेट द नेचर टेक केयर। आप सिर्फ उसको रिपेल करने का मैकेनिज्म जनरेट करो। तो व्हाट वी डिड वाज, नीम ऑयल के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग ऑयल्स भी है विच आर एक्चुअली ग्रोथ प्रमोटर्स। सो नाउ यू कैन यूज द नीम ऑयल विद द फोलियर टेक्नोलॉजी एंड उसको आप रिपेलेंट बना सकते हैं। जिस दिन आपने रिपेलेंट मैकेनिज्म इंस्टॉल कर दिया उस दिन आपका पेस्ट प्रेशर का काम खत्म हो गया पहले ही क्रॉप साइकिल में। सी अपन सारी जो बातें कर रहे हैं कि आज किसान का प्रॉब्लम यही है कि वो कहता है कि साहब टाइम नहीं है, 5 साल नहीं है, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा आप प्रोसेस बताओ कि केमिकल से तो छुटकारा मिले लेकिन मेरा उत्पादन भी बढ़े और मेरे जेब में पैसे आए। और हमारा ये अनुभव रहा है कि यदि हमने वैदिक प्रिंसिपल लिए और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज, नैनो टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल है, बायो एब्जॉर्बेबल है, उसको यदि जोड़ा इसके साथ, तो हम वैदिक प्रिंसिपल्स को सुपर एफिशिएंट बना सकते हैं। और पहले ही क्रॉप साइकिल में हमारा ऐसा एक अंदाज़ा है कि 40 से 50 हज़ार रुपये का नेट फायदा उसका बढ़ सकता है जो आज हो रहा है, प्लस पानी कम लगेगा, प्लस अब आपकी खेती बढ़ते जाएगी क्योंकि अगले साल रिस्पॉन्स और अच्छा होगा। अभी शायद इनका अनुभव अपन सुन सकते, आपने जो ऑर्गेनिक खेती की सालों साल आपका ये ध्यान में आया होगा कि रिस्पॉन्स इम्प्रूव होते गया, बराबर है ना। यानी 10 साल पहले जो क्रॉप का रिस्पॉन्स था आज उसका काफ़ी इम्प्रूव हो गया। तो हमको हिंदुस्तान में यदि हमारा क्रॉप का रिस्पॉन्स अच्छा करना है तो हमको बायो फार्मिंग के अलावा चारा ही नहीं है। लेकिन पहले ही साल 50 हज़ार मिला, ठीक है, अगले साल 60 हज़ार मिलेगा, फिर 70 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, फिर लाख रुपया मिलेगा, बड़ा अच्छा ही है ना। आज तो अपन 50 के नीचे ही स्टक है, 0 पे स्टक है और निगेटिव जाने की सोच रहे, प्लस आगे की पीढ़ी का सवाल है। तो मेरा एक जो आपको सजेशन है कि खेतों की मिट्टी के ऊपर ध्यान दो, उसको नरम भुरभुरी पोली बनाओ, खेतों को सांस लेने दो ताकि आप बायोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। बायोलॉजी को इनोकुलेशन करो, कैसे करो वो आप कर सकते हो, हमारी भी टेक्नोलॉजी है, दूसरे की भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, फोलियर फीडिंग पे ध्यान दो, फोलियर से ग्रोथ करो। भगवान ने हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया वातावरण दिया है, सोने का देश है ये, हमको सोना कैसे निकालना वो जानते नहीं हैं हम, बाकी सोना गड़ा हुआ है जमीन में। फोलियर फीडिंग इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। दिस कंट्री 12 महीने आपको ओस मिलती है, इस कंट्री में 12 महीने आपका बैक्टीरिया एक्टिव रहता है। आप चले जाओ 45 लैटीट्यूड पे, ठंड इतनी होती है वो बेचारा बैक्टीरिया सिकुड़ के काम करना बंद कर देता है। आपके यहाँ तो जोर जोर से काम करता है, 22 डिग्री, 23 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री सेंटीग्रेड में, फर्स्ट क्लास फुल एक्टिविटी है। करना आपको इतना ही है, उसको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देना है, उसको खाने को देना है। तो गोबर का खाद अच्छा वाला, बायोडाइजेस्टेड, सड़ा हुआ नहीं, भुरभुरा डिस्ट्रीब्यूट करो, हर क्रॉप साइकिल में डालो और 3 साल तक इस पद्धति से खेती करके देखो, फायदा भी होगा एंड यू विल सडनली सी कि दी फार्म इज स्टार्टिंग टू लुक ब्लैकर। आपके सारे जो केचुए हैं वापस आ जाएंगे आपके खेतों में, आपकी जो एक
जड़ों की जो ताकत है वो एकदम अच्छी है। अभी मैं बताता हूँ, मैं आदिवासी सेक्टर में काम करता हूँ, तो अभी मैंने 6 हमारे गुजरात के डिस्ट्रिक्ट लिए है कि जहाँ पे अभी हम जो हमारा आदिवासी बेल्ट है वहाँ का, उनके अंदर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने ये सब प्रयोग करवाए अभी, कि उनको मैंने बोला कि भाई तुम्हारे को पूरा केमिकल से हटा देंगे, तो हमने फ्री मटेरियल दिया। एक आदमी का अनुभव वो सुना रहा था कि सर पिछले बार आपने दिया मुझे, उसकी पियत की खेती थी, तो मैंने उसको मार्च में दिया था कि भाई कुछ पियत के लोगों को देंगे। अनफॉर्चुनेटली उसका बोर का पंप फेल हो गया और वो रिपेयर नहीं करा पाया, तो उसकी जो मूंग की खेती थी 3 पानी के बाद वो पानी ही नहीं दे पाया, और गर्मी के दिनों थे, अप्रैल की बात थी, तो मर गया क्रॉप। फिर उसने उसको मिला के डाल दिया अंदर। इस साल उसने कॉटन किया, बाद में सब ठीक कर दिया, अभी कॉटन किया। वो आके बोला कि डॉक्टर साहब इतना अच्छा पौधा मैंने मेरे जिंदगी में नहीं देखा, कुछ तो उसका रेसिडुअल इफेक्ट इधर आया। तो मैंने उसको यही कहा कि भाई वो जो तूने बायोलॉजिकल का जो डाला था, भले ही उस टाइम में तुझे नहीं पता चला, लेकिन उसका अब तू असर देख रहा है। और ये जितने हमने 18 पियत वालों को ऐसे किए थे काम, हर एक का यही अनुभव रहा कि एक बार आप बायोलॉजिकल फार्मिंग करना शुरू करते हो तो उसका अच्छा ही अच्छा होता है, यानी एक पॉजिटिव सर्किट में आप चले जाते हो, हर बार आपको बेटर एंड बेटर इफेक्ट। और अपने पास तो अभी उदाहरण भी है ऑडियंस में कि जो आपको कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये होगा। तो ये एक पद्धति को आप अपनाओ और इसको एक मिशन की तरह लो। मैं मेरा अनुभव सुनाता हूँ। मैं टेक्सटाइल केमिकल्स में काम करता हूँ, मैं रोड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में काम करता हूँ। गडकरी जी को आप मेरा नाम पूछ लेना, हिंदुस्तान के 90% जितने भी हाईवेज बन रहे वो आज हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो मैं पेंट वाटरप्रूफिंग का भी काम करता हूँ। मुझे एक्चुअली बायो फर्टिलाइज़र में एग्रीकल्चर में काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं पिछले 10 सालों से इस विषय के ऊपर काम किया, मैंने सोचा, और मेरे दिल में जो रियल ये लगा मुझे कि मैं मेरे समाज के लिए क्या करके जाऊंगा, मेरे देश के जो नए जवान आने वाले हैं, अगली पीढ़ी है, इनके लिए मैं क्या करके जाऊंगा। और मैंने बोला जितना मेरा नॉलेज है इसका फ़ायदा होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर आज तक हम लोगों ने कम से कम 40 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, एक पैसा भी नहीं कमाया, अभी भी कमा नहीं रहे, बट मैंने किया। मैंने बोला कि ये मेरा देश के लिए एक दान है। देशभक्त यदि मैं मुझको कहलाना चाहता हूँ, अभी गांधी जी का तो ज़माना नहीं रहा कि भाई जेल में चला जाऊँ, बराबर है ना। तो मैं अपने आप को देशभक्त कैसे साबित करूँगा कि यदि मैंने अपने देश को, मेरे समाज के लिए कुछ किया तो ही अपने देश को देशभक्त कहलाऊंगे ना। तो आप सब लोग यदि कन्विंस्ड है कि जो मैंने कहा इसमें कुछ दम है और सच्ची में ये हो सकता है, तो आप अपने प्रयोग करिए और फिर अपने अपने क्षेत्र को बदलिए, लोगों को सिखाइए कि कैसे हम वैदिक खेती, बायोटेक्नोलॉजी को जोड़ के हम ये केमिकल से दूर जा सकते हैं, कैसे हम हमारे समाज को अच्छा कर सकते हैं। पौष्टिक खाना भी मिलना चाहिए, शुद्ध खाना भी मिलना चाहिए, और साथ साथ में उत्पादन बढ़ना भी चाहिए। हमको गरीब नहीं होना है, हमको पैसे वाला होना है। आज आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपने यदि इसका समन्वय किया, आज मेडिकल प्लांटेशन किया आपने, कितना डिमांड है मेडिकल प्लांट्स का, अमेजिंग ग्लोबली। न्यूट्रिसिकल्स का बिजनेस देखिए कितना बड़ा हो गया, $50 बिलियन का न्यूट्रिसिकल बिजनेस है। अभी बेचारा डाबर वाला अफ्रीका में जाके कर रहा है, उसको अफ्रीका जाने को क्यों अपन मजबूर कर रहे हैं, बराबर। वाई कांट वी सप्लाई फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे इतना हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं हमारे खेतों में। अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यदि आपका खेत
स्वस्थ है, राइट? तो आप उसको, जो धूप काला है, समर का टाइम है, उसको खाली क्यों रखते हैं? आराम करने के लिए। अब हर किसान को ऐसा क्यों लगता है कि भाई मेरे खेत को जरा ना 4 महीने 3 महीने जरा नींद निकालना चाहिए, आराम करना चाहिए? क्यों? इसका कभी कारण सोचा है? ओके, दैट इज वन। दे दिया पानी, फिर हाँ करेक्ट, यानी क्या? हाँ ओके, इसका रियल रीज़न ये है कि जिस जिस किसान ने उसको आराम नहीं दिया, उसके अगली जो फसल है उसके अंदर उसका जो पेस्ट का प्रेशर है, उसका जो ग्रोथ है, खराब आया। इसका कारण क्या है? अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने 2 फसल निकाली, आपकी ज़मीन दबते गई, आपका जो CO2 लेवल है ज़मीन के अंदर, जो बायोलॉजी ब्रीद आउट कर रही है, वो बढ़ गया क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहा है, गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे किसका प्रभाव बढ़ेगा? एरोबिक का या एनारोबिक का? एनारोबिक का, कि जो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते। जहाँ पे भी एनारोबिक आते हैं, दे आर दी प्रॉब्लम, दे आर द पैथोजेनिक्स, दे कॉज द डिजीज प्रेशर। तो उसको काउंटर करने के लिए आप क्या करते हैं? आप उसको खोलते हो और फिर खुला छोड़ देते हो। तो बोले तू मर भाई, दे दिया मैंने ऑक्सीजन, लेकिन साथ साथ में आपने डैमेज क्या किया? आपने अपना ऑर्गेनिक कार्बन भी उड़ा दिया, क्योंकि वो एरोबिक वाले को खूब ऑक्सीजन मिल गया, वो खाता है उसको। इसलिए अभी इन दिनों में जीरो टिल की कॉन्सेप्ट आ रही है। अब जीरो टिल क्यों आ रहा है? आपका ऑर्गेनिक कार्बन को बचा के रखने के लिए, आपके फंगल पॉपुलेशन को बचा के रखने के लिए। लेकिन जीरो टिल आप कब प्रैक्टिस कर पाएंगे? जब आपकी मिट्टी नरम और भुरभुरी हो, आपका ऑर्गेनिक कंटेंट 8%, 9%, 10% हो, तब। नहीं तो काम नहीं करेगा, बराबर? तो अब यदि आपने बायोलॉजिकल फार्मिंग किया, अब आपने मिट्टी को ऐसे ही नरम कर दिया, बायोलॉजिकल खाद डाल के हवादार कर दिया, तो कभी भी बरसात आई, नवंबर में भी आई, दिसंबर में भी आई, मार्च में भी आई, तो बरसात किधर जाएगी? जमीन में आ गया। पानी कम लगा तो पानी का लेवल बढ़ते जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और यदि आपका एरोबिक पॉपुलेशन ज़्यादा है, बायोलॉजी स्ट्रांग है, तो आपको उसको आराम कराने की क्या जरूरत है? सही है? इसका मतलब जो ये 3 महीने का पीरियड है, हमारा किसान इसको चारे में कन्वर्ट कर सकता है, कम से कम 2.5 महीने का है, कि वे बाजरा लगा दिया, मकई लगा दिया, ज्वार लगा दिया, घास लगा दिया, जो भी उसको लगाना है। तो हमारे यहाँ पे आज पशुओं की कमी हो गई है। अब आप बोलेंगे सर आप फिर से गाय के ऊपर आ गए, गाय के ऊपर बोलना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पशु एक बड़ा सहायक जीव है हमारे खेतों के लिए। अब क्या हुआ कि 1960 में हमारे खेतों में बैल चलते थे, तो हमारे यहाँ गाय और बैल की जोड़ी होती थी। सही है? आपके दादाजी के ज़माने में। आज कितने बैल हैं? सब गायब हो गए। कौन रिप्लेस कर दिया? ट्रैक्टर ने रिप्लेस कर दिया। तो कोई किसान बैल नहीं रखना चाहता, बोले 25,000 का खाना इसको कौन खिलाए? सही है ना? आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल। भाई जो नहीं है तो नहीं है। अब बैल चले गए तो आपके एनिमल्स आधे हो गए, पशु आधे हो गए ना, तो गोबर का खाद आधा हुआ, दुगना हो गया। हाँ, प्रॉब्लम है ना? अब आप जैविक खेती करोगे कैसे? देखो आपके प्रॉब्लम्स कहाँ से आए। जब तक आप ये चीज समझोगे नहीं, तब तक आप जैविक खेती नहीं कर पाएंगे। आपको अपना पशुधन बढ़ाना ही पड़ेगा।
उसके लिए आपको चारा लाना ही पड़ेगा। अभी मैं इसका हिसाब समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ, बोलते रहूँ, नहीं तो बोर हो गए होंगे तो बंद कर देता हूँ। तो इसका हिसाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आप गोबर का खाद का एक पशु यदि लिया आपने, एक गाय लिया, एक भैंस ली, तो एवरेज में 8 से 10 टन का गोबर निकलता है। एक मोटा मोटी हिसाब बता रहा हूँ। उसको ठीक से बायोडाइजेस्ट किया तो 8 टन का गोबर आपको खाद वापस मिल सकता है। आज यदि आप उसका भाव बाजार में देखने को जाओ ना, मैंने पंजाब से लगा के गुजरात तक देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है, तो एवरेज में 8 आने से रुपया किलो मिलता है। सही है? बेस्ट से बेस्ट रुपया, नहीं तो 8 आना। कितना है? ठीक है। और एक ट्रॉली में कितना टन? तो वही आ गया ना, रुपए का हिसाब आ गया, 2 रुपया हो गया। ठीक है ना? अब यदि जो मैंने डिस्क्राइब किया आपको, तो 2 रुपया यानी उसको कितना मिला? 15,000 रुपये मिला एक एनिमल के पीछे। ठीक है ना? चारा कितना खाता है? एक एवरेज में पशु यदि आपने लिया तो एवरेज में 25,000 से 30,000 रुपये का चारा खाता है साल में, एक हिसाब जो मेरे को समझाया गया है। ठीक है ना? तो तुम्हारे घर में से 15,000 रुपये गए ना, क्यों रखेगा? पागल हूँ भाई? खुद का नुकसान करने का क्या? मेरे को जैविक खेती की क्या, मैंने ये ठेका लेके रखा है क्या? भाई एक किसान तो ऐसे ही सोचेगा ना, मेरे को समाज का भला करने का ठेका नहीं लेके रखा है मैंने। मैं मेरा पेट पालूं या समाज का पेट पालूं? एग्जैक्टली दिस इज द थिंकिंग। इसलिए आज पशु नहीं है। जोड़ी रहती है उनके लिए वो चारा भी बन जाता है। करेक्ट। तो वो एक प्रोसेस बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो जो गेहूं और चने का जो अवशेष है वो इट शुड गो एज ए मल्चिंग ऑन योर फार्म, वो आप भूल गए। तो आपको पशु के लिए जो चारा है वो समर के जो 3 महीने हैं वो यूज़ करना चाहिए। मैं उस पर आ रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होगा कि समझो आपने ये बायोडाइजेस्ट टेक्निक करना शुरू किया, सरफेस कंपोस्टिंग का। अब मैंने जो जो डिस्क्राइब किया कि ये भुरभुरा हो गया, नरम हो गया, कंप्लीट बायोडाइजेशन हो गया, काला भी हो गया, स्मेल भी नहीं आता है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का क्या भाव देते आप? चलो अपन 8 रुपया पकड़ लो। तो वही 8 टन को मैं 8 रुपये से मल्टीप्लाई करूं, कितना हो गया वैल्यू आपकी? 64,000। खाना कितना के खिलाया? 25,000, 30,000। फायदा कितना हुआ? 32,000 रुपये का फायदा हुआ ना। अब आप पशुपालन करेंगे नहीं करेंगे? अब बैल हो गाय हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पशुपालन तो करेंगे ना। बिकॉज एवरी एनिमल, हर पशु अब आपको वैल्यू क्रिएट कर रहा है। देखो गणित कैसे बदलना है हमारे को, हमको किसान को पैसे वाला कैसे बनाना है, ये एक तंत्र है कि हमको उसका रॉ मटेरियल लेके उसको सही टेक्निक देके उसको वैल्यू क्रिएट करना है कि जो हमारे को फाइनली हमारा जो एम है जैविक खेती का, उसके अंदर हेल्प करेगी। समझ में आ गया ना? जब आप ये शुरू करोगे तब आपके यहाँ पे पशु का धन बढ़ते जाएगा। आज पशुधन कम होते जा रहा है। सही है? जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो आज मैसेज अपने को मिल रहा है कि हमारा पशुधन कम हो गया है, और मैंने तो हिसाब निकाल के बता दिया, जो बैल थे वो गायब हो गए तो आधा हो गया। ठीक है ना? तो डबल तो कर ही दो, 3 टाइम्स भी कर सकते, 4 टाइम्स भी कर सकते। तो हमारे देश में हमको पशुधन बढ़ाना जरूरी है, इसके ऊपर आप सब लोग ध्यान दो। अब ये टेक्निक आ गया है कि जिससे आप पशुधन को प्रॉफिट में बदल सकते हो, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गोबर खाद। उसने दूध क्या दिया, बाकी का क्या दिया, वो सब भूल जाओ। काम क्या किया तुम्हारे लिए वो भी भूल जाओ।
बिल्कुल यू आर राइट, लेकिन आपको ये ध्यान में लेना चाहिए कि ये मीथेन जनरेशन की चिंता करना है अपने को। अपन मांसाहारी नहीं है एज ए समाज, आप शाकाहारी है, तो आपका 1 एकड़ में एक आदमी यदि जिंदा रहता है, उनके वहाँ पे 7 एकड़ में एक आदमी जिंदा रहता है, क्योंकि पहले वो जानवर को खिलाता है, फिर जानवर को मोटा करता है, फिर जानवर को खाता है, ठीक है ना। तो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन मीथेन जनरेशन इज फार हायर देन यूअर्स। हमको आज यदि हमारी चिंता है, हमारे समाज की चिंता है, तो पहले तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि क्या हम हमारे समाज को ऐसा वैशीला खाना, लेस न्यूट्रिएंट वाला खाना हमारे बच्चों को हम खिलाना चाहते क्या? नहीं खिलाना चाहते। अब उसका उपाय आ गया अपने सामने कि यदि हमको गोबर खाद डालना ही है, हर खेत में, हर क्रॉप साइकिल में डालना ही है, तो हमको उसको अच्छा करना पड़ेगा, तो पशुधन लाना ही पड़ेगा, उतना टॉलरेट करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल चैलेंज है, बट ये एक बड़ा इसेंशियल हिस्सा है इस खेती को बदलने का। जो खेती वाला पशुधन नहीं पालेगा, मेरे हिसाब से वो अच्छी खेती नहीं कर पाएगा, और ये पूरा भी टेक्निक अवेलेबल है। एक गोधन करके हमने एक बनाया है, वो उससे आपका जो फंगल बायोडाइजेशन है एकदम एफिशिएंटली सरफेस के ऊपर पड़ा हो जाता है 30 से 40 दिन में। तो ये अभी करना चाहिए, 30,000 का फायदा अपन ने देखा, ठीक है ना। तो ये जरूर करिए, और ये मिशन को ऐसा सोच के करिए कि भाई आपको पैसा मिले तो ठीक, नहीं पैसा मिले तो भी यदि देश के लिए ठीक है तो इसके ऊपर मेहनत करो, समय लगाओ, लोगों को सिखाओ, खुद करो। आई थिंक देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बेटर अकॉर्डिंग टू मी एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग। नरेंद्र मोदी जी अकेले बैठ के कुछ नहीं कर सकते। मैं तो पिछले 5 वर्षों में 4 बार साउथ ब्लॉक जाके आया। मैं जब जाता हूँ और वहाँ पे किसी को मिलता हूँ और मैं वहाँ बैठ के सोचता हूँ कि यार मोदी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये अकेले आदमी यहाँ बैठ के जैसे सोचते हो कि यार मेरे को 135 करोड़ लोगों की चिंता है। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात करूँ कि मेरे आदिवासी बंधु के टॉयलेट की चिंता करूँ। अब देखो कहाँ से कि मैं मेरे आर्मामेंट्स की बात करूँ, कि मैं रफाल खरीदूँ, कि मैं रोज़ क्या करूँ, तो कि कोरोना से लड़ूँ, कि क्या करूँ। आपका हार्ट सिंक हो जाएगा। मैं तो वहाँ पे बैठ के ऐसा सोचता हूँ कि यार अपन तो कर ही नहीं पाएंगे ना, क्या यानी इतने अपने आप को यू फील सो वल्नरेबल। तो अनलेस ऑल ऑफ अस वी बिकम चार्ज्ड दैट दिस इज आवर नेशनल ड्यूटी to change the people around us, जितने भी हमारे लोग हैं, जिसमें हमारा इन्फ्लुएंस का स्फीयर है, उसके ऊपर काम करो, उनको बदलो और समय दो ना। दिन में, हफ्ते में एक ही दिन दो कि भाई आज क्या करूँगा मैं, आज जैविक खेती के बारे में बात करूँगा लोगों से जाके। करो, देखो धीरे धीरे 5 साल में आपको दिखेगा कि आपका इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। हर किसान चाहता है, मैं आपको ये कहूँगा, उसको पता नहीं है, जितनी बातें मैंने आज आपको कही ये सब चीज़ें पता नहीं है लोगों को। अच्छे जो साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये चीज़ें बताई होंगी आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, बराबर है। तो इसको लेके जाओ और इसके ऊपर पढ़ो। आपके पास यूट्यूब के अंदर बहुत सारा नॉलेज है, इंटरनेट के ऊपर है, पढ़िए, लेकिन एक इसको मिशन के तौर पे लीजिए। बस इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू, बहुत समय दिया, बहुत अच्छा लगा। किसी के कोई प्रश्न होंगे तो पूछिए। आपने पूछा था मीथेन का, मैं जस्ट इट इज नॉट रिलेटेड टू, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है सर कि हम किसी आर्टिकल में या किसी न्यूज़ में देख लेते हैं यार वो मीथेन बढ़ रहा है, ऐसा रहता है, तो मेरे तरीके 25 बेवकूफ़ और बोल देता है मीथेन बढ़ रहा है, उससे ऐसा मत करो। व्हाट इट अफेक्ट्स ऑन द सिस्टम। अगर मीथेन, अगर मान लीजिए तो मेरे पास में 100 गैया है, 1000 गैया हो गई,
तो मीथेन बढ़ने से व्हाट विल हैपन? अच्छा, अपन ऐसा करते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर 2000 साल पहले जाओ जी, कितने एनिमल्स होंगे तुम्हारे हिसाब से? अभी जो भी होंगे उससे 20, 50, 100 टाइम्स मोर देन दैट। फिर उस टाइम में तो मीथेन कहाँ जाता था? दैट्स प्रिसाइजली दैट्स तो मीथेन कहाँ जाता था? कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब हो रहा था ना। यस, सी मीथेन फाइनली विल ब्रेक डाउन इन दी सन। जो फोटोन है ना वो उसको तोड़ेगा एंड इट विल बर्न एंड इट विल कन्वर्ट बैक इनटू CO2 एंड फाइनली वाटर। देयर इज ऑक्सीजन, देयर इज सन एनर्जी। सी पूरे अर्थ में द ओनली इनपुट इज सोलर एनर्जी। ये एक समझ के चलो, द ओनली इनपुट इन दिस अर्थ एक्स्ट्रा इज सन एनर्जी। बाकी कुछ नहीं है। वो जितने भी किलोवाट एनर्जी आप समझ लो, यू कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ गीगा जूल्स और टेरा जूल्स और पेंटा जूल्स, आई डोंट नो, बट दैट्स द ओनली इनपुट दिस अर्थ इज गेटिंग। रेस्ट पूरा हमारा जो नेचर है, इट हैज फिगर्ड आउट हाउ टू सर्वाइव। तो मुझे लगता है कि यदि हमारे को तो कितना चाहिए, देखिए अपने यहाँ पे हिसाब लगाओ आप। मैंने हिसाब लगाया हुआ है कि एक यदि पशु मेरे पास है तो मैं 8 क्रॉप साइकिल 1 टन के हिसाब से मुझे चलूँ तो मुझे सफिशिएंट है। मेरे पास करीब करीब 550 मिलियन क्रॉप एकड़ साइकिल है, दोनों क्रॉप्स मिला के। 3 भी कर दूं तो 700 तक चला जाऊंगा, 800 तक चला जाऊंगा। तो मुझे 800 मिलियन के लिए सिर्फ 100 मिलियन एनिमल्स ही चाहिए। आपके समझ में आया ना? I want only 100 million animals and on a land mass which is almost 374 million acres, यानी हर 3 एकड़ पे एक पशु चाहिए मुझे। ज़्यादा तो नहीं है, हिसाब लगा लो, मैथमेटिक्स, अपन वी आर ऑल इंजीनियर्स, ठीक है ना? तो आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी अबाउट दैट, बट मिनिमम उतना चाहिए हमको, ठीक है ना? इसलिए मैं कहता हूँ पशुपालन करो, अच्छा गोबर खाद का करो, और जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उसका फ़ायदा ही है। सी कोई किसान नहीं बोलेगा कि यार गोबर का खाद एक्स्ट्रा है, आज ज़्यादा डाल दिया तो देखो नुकसान हो गया मेरा। ऐसा कभी सुना है? नहीं ना? तो बस अच्छी बात है, करो। जब फायदे का हो गया, हर पशु से यदि आपको 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, मैं बोलता हूँ 25,000 रुपये भी मिलता है, 20,000 रुपये भी मिलता है, ब्रेक इवन भी होता है, तो भी अच्छा है ना? क्यों नहीं करना चाहिए? यदि उद्देश्य हमारा जैविक खेती करने का है तो। बराबर? चलिए, और कोई किसी के मन में? हाँ, जो नॉर्मल एक फार्मर होता है जिसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फार्मिंग में होता है, तो उनके लिए बेसिक कैलकुलेशन जो होता है फार्मिंग का होता है रिस्क एंड कॉस्ट। कम से कम रिस्क में कम से कम कॉस्ट में जो ज़्यादा से ज़्यादा दे सके वो हमें फायदा देगा। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर, जब हम दुकान पे जाते हैं, मतलब एक आधी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक DAP कुछ ले रहे हैं, तो हम उनको पूछते हैं कि भैया ऑर्गेनिक खाद हम क्यों नहीं देख सकते? तो वो हमको ये कहते हैं कि आपको अगर एलोपैथिक दवाई की आदत है तो आप आयुर्वेदिक दवाई से ठीक होंगे क्या? तो इस बात में कितनी सच्चाई है? एंड द सेकंड थिंग इज कि हम जो हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक खेती की, तो इसमें रिस्क फैक्टर कितना है और कॉस्ट फैक्टर क्या है? पहले तो बोलूंगा मैं, रिस्क फैक्टर 0 मेरा खुद का अनुभव कहता है। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मैंने हर किसान को पैदावार बढ़ा के दी है आफ्टर कटिंग डाउन कंप्लीट इन वन गो। पूरे हिंदुस्तान ये स्टेटमेंट मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं चैलेंज देता हूँ। दिस इज द biggest statement. So that is the change. This whole new generation of biotechnology, if you do it with पशुपालन, with proper manure, जैसा मैंने कहा ना, अनाज, पानी, हवा और स्पेस, इसका मैनेजमेंट कर दो, बायोलॉजी का इनोकुलेशन कर दो, आपके आधे प्रॉब्लम खत्म हो गया है। बाकी के प्रॉब्लम वो भी, उसके भी सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। इसमें मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका मैं
कहता हूँ प्रकल्प संजीवनी, इसका मैंने पूरा एक प्रोटोकॉल लिख के निकाला है। तो जब यदि आपको इंटरेस्ट आता है तो उसका भी ब्रोशर आप बैठ के पढ़ो और देखो, तो ये जितना भी मैंने समझाया है उसका प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा, तो यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट हिम। मैं अभी हमारी कंपनी एज ए कमर्शियल कंपनी की अभी बात चल रही है, जो भी चीज़ हम बेचते हैं, बिकॉज हम बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, महंगा बेचते हैं, हमको पैसा कमाना है, यू नो, हमको भी हमारी दुकान चलानी है। तो मेरे को बहुत किसान बोलते हैं सर बहुत महंगा है। मैं बोला अच्छा बहुत महंगा है। मैं बोला अच्छा ठीक है, फ्री दे दिया। अब तो हंसता है फिर मेरी तरफ देख के, बोले साहब फ्री कैसे दे देंगे आप? बोला दिया फ्री, अब कोई तकलीफ, अब तो महंगा नहीं ना। तो बोले फिर इसके बदले में मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है कुछ तो क्या चाह रहा है सामने। तो मैंने बोला एक काम करना है, जितना उत्पादन ज़्यादा होएगा ना उसका आधा आधा कर लेंगे। अब मैं हंसते हंसते बोल देता हूँ जितना उत्पादन ज़्यादा होएगा, तेरा जितना होता है, तेरे खेत में जितना होता है उतना ले लेना तू, बाकी का जो बच गया आधा आधा बांट लेंगे अपन। फिर वो मेरे तरफ देता है नहीं सर चल जाएगा। तो ये तो किसान की बोलने की आदत है, क्योंकि वो क्या बोलता है कि भाई मैं खा भी लूँ लेकिन पैसे भी नहीं दूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। तो यदि हमको एक बायोलॉजिकल इनपुट देना है तो अच्छे क्वालिटी का ही बायोलॉजिकल इनपुट देना है। और दूसरा क्या हुआ है, अब मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता लेकिन एक स्टेटमेंट करना चाहता हूँ, इतने बायोलॉजिकल बनाने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में और उन्होंने इतना चीटिंग किया है किसानों के साथ कि लोगों के मन में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि साले सब बदमाश है। गवर्नमेंट दे देती है मस्त अपना यूरिया देती है, उसका क्वालिटी कंट्रोल बना रही है, ये सब सारे चोर है, अपने को उल्लू बनाते हैं। 500 रुपये का टिकाता है वो माल, कुछ आता नहीं जाता नहीं है, हो नहीं सकता। अब जब मेरे जैसा आदमी जब खड़ा हो जाता है कि मेरे को तो पहले ही टाइम में 5,500 रुपये चाहिए, तो भाई 5,500 रुपये मांगता है तो कुछ तो ठीक होगा। फिर बोलते कि भाई पूरे क्रॉप साइकिल में हम तो तेरा 8-10 हज़ार रुपये लेके जाएंगे। फिर वो चौंक जाता है कि यार इतना पैसा ले जाएंगे, एक ही आदमी ले जाएगा, किसी कंपनी को नहीं दिया इतना पैसा 1 एकड़ के पीछे, तो परेशान रहता हो। बट जब उसके सामने उसको 40-50 हज़ार रुपये का फ़ायदा दिखता है फिर वो आता है। तो अब फ्रॉम टुडे जो मैसेज आप लेके जाओ कि टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन बायो फार्मिंग की ख़त्म हो गई है, और मेरा ओपन चैलेंज है इस रूम के अंदर कि एक भी कोई भी खेत नमक वाला हो, पड़ित ज़मीन हो, नॉर्मल ज़मीन हो, उसको लेके आओ मेरे पास, मैं उसको एक ही साइकिल में कैसे ठीक करने का पूरा टेक्निक समझा दूंगा। और कुछ सुनना है? और किसी का कोई प्रश्न? चलो बढ़िया। आई थिंक भोजन के बीच में नहीं आना चाहिए। अर्षद जी ने भोजन का इंतजाम किया है। इस पे सुझाव देना था। हाँ जी। जो टेक्नोलॉजी का उपयोग या फिर जो बायोलॉजी का जो पर्टिकुलर फॉर्मेट में उपयोग करना है जी, उसके बारे में नॉलेज आम किसान को नहीं के बराबर है। तो मुझे जैसा आपने कहा कि ऐसे मिशन करना चाहिए, तो ऐसे तो बहुत सारे स्पेशली यंग जनरेशन के किसान हैं जो ये कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तहसील लेवल में ऐसा सबने, जैसे मेरी 10 एकड़ जमीन है तो उसमें से 1 एकड़ से मैं शुरू करूँ, बिल्कुल ऐसा अगर सब तय करते हैं। और इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग भी बहुत कम होता है बाकी पेस्टिसाइड्स और बाकी इसके हिसाब से, वो भी होना चाहिए। और मैं तो केवल उसी हिसाब से काम, सबसे जवान किसान हूँ मैं, क्योंकि 2 साल से मैं किसानी कर रहा हूँ, तो खेत खरीद के मेरे को कुछ करना चाहता हूँ। तो अब वो जो एरिया है, जिस एरिया में लिया है उसी एरिया में कुछ ना कुछ करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल करने के लिए नॉलेज तो मेरे को 0 है, और यही मेरा प्लस पॉइंट भी है। मेरे ब्लैंक है पूरी, तो इसके कारण मेरे को जो भी बताता है तो मैं सुन लेता हूँ, भले उसका इम्प्लीमेंटेशन करूँ ना करूँ बात की बात है, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि बाजू के किसान को दिखेगा नहीं कि ये कर रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, तब तक वो मानेगा नहीं। तो इसके लिए
जो बड़े किसान हैं, जो अच्छे पोजीशन में हैं, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अगर 10% 5% भी जमीन उस हिसाब से डेवलप किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम ये प्रकल्प संजीवनी में हर एक को यही बोल रहे हैं कि भाई आप विश्वास मत करो हमारे, डॉक्टर रांका ने बोल दिया इसे सुनने का नहीं, ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन नहीं, भरोसा नहीं आता है, तो गुड टू बी ट्रू रहेगा। लेकिन यदि कुछ अच्छा लगा, यदि लगा कि यार ये आदमी कुछ सोच समझ की बात कर रहा है, तो कर लो और उसके ऊपर जैसा मैंने कहा है वो प्रयोग करके देखो। यदि वो प्रयोग आपके प्रयोगों से अच्छा है तो फिर आपको भरोसा आएगा। तो सीइंग इज बिलीविंग, मेरा हमेशा एक मानना रहा है, किसान देखता है सुनता नहीं है। किसान को सुना ही नहीं आता, दिखता है, उसको दिखाओ वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि इसका हर गांव में 5 डेमोस लगने चाहिए। अब मैं जो CSR में काम करता हूँ मेरे ट्राइबल एरियाज में, मैंने यही किया, मैंने हर गांव में 5-5 लोगों को सिलेक्ट किया, अल्लाह चलो मैं फ्री देता हूँ, चलो पैसा लगा दिया मैंने, क्योंकि मेरे को ऐसे भी पैसा देने का था उनको, तो हर एक को दिया, हर एक से करवाया। मेरा एक वहाँ एग्रोनॉमिस्ट लड़का रखवा दिया, सबको टेक्नोलॉजी सिखाया, एजुकेट किया। अब वो 5 लोगों को देख के 25 लोग आ रहे हैं। अब बाकी के आजू बाजू के सरपंच भी आ रहे हैं, यार हमको भी कराओ ना, हमारे गांव में भी कराओ ना आप। तो मूवमेंट बन रही है। तो ऐसा आपने जैसा कहा वैसा हो सकता है, बट वही इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा आप सब लोगों में से भी, यानी मैं मेरा समय एक समझूंगा कि अच्छा सदुपयोग हुआ कि यहाँ आया, आप लोगों से चर्चा हुई, तो एटलीस्ट एक मुझे 40 लोगों की आर्मी मिल गई कि जो हिंदुस्तान की खेती बदलने में काम करेंगे। तो करिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी जी जी, उसको अगर कोई डीलर वाले कोई भी व्यक्ति है तो समझा सकते हैं? नहीं, मैं समझा देता हूँ 1 मिनट में, बहुत सिंपल है। देखिए, दूरी अपने को सीखने का है, बेसल, टॉप ड्रेसिंग और फोलियर, 3। बेसल आप 15 किलो ज़ाइटोनिक M, 6 किलो ज़ाइटोनिक NPK और 2 किलो ज़ाइटोनिक जिंक, ये पहले ही डालना है। इसमें क्या है कि जो माइक्रोराइजल पॉपुलेशन है, NPK का जो पॉपुलेशन है और जिंक की अपने यहाँ पे कमी है हिंदुस्तान में, इसलिए जिंक, ये तीनों का आप बेसल डाल दो 23 किलो का। इसके अंदर पर एकड़ 5,500 रुपये का खर्चा है, लेकिन ज़मीन आपकी एकदम नरम भुरभुरी और बायो से इनोक्यूलेट हो जाएगी एक ही क्रॉप साइकिल में। फिर हर साल डालने का है, क्योंकि आपको तो इम्प्रूव करते जाना है ना, हर साल ये बेसल में आग बंद करके डाल दो। फिर आया कि जो न्यूट्रिशनल इंटेंसिव क्रॉप्स है, अभी जैसे राइस है, गेहूं है, उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, चना है उसमें थोड़ा ये कम कर सकते हो, लेकिन जैसे गन्ना है, जैसे आलू है, न्यूट्रिशनल इंटेंसिव क्रॉप्स है, सब्जियां हैं, उसमें एक क्रॉप ड्रेसिंग 5-2 का दे सकते हैं आफ्टर मे बी 45 डेज 60 डेज। उसका पूरा हमने हर एक क्रॉप का हमारे पास प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। उसके बाद में आप ये जो फोलियर फीडिंग वाला टेक्निक है, पंचामृत वाला है, इसको शुरू करो। ये 70 रुपया पंप का कॉस्ट इसका आता है। इसमें भी अपन M, NPK और जिंक का इनोकुलेशन करते हैं प्री फ्लावरिंग, और पोस्ट फ्लावरिंग M निकल जाता है, क्योंकि माइक्रोराइजा का उस टाइम में कोई रेलेवेंस नहीं है, वहाँ पे K आता है, पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है अपने को, तो उस टाइम में K आ जाता है, तो उसका फोलियर लगता है। तो उसको आप हर 15 दिन में कर सकते हैं। और एक नीम का टेक्नोलॉजी लाया है, तो ये नीम से जो पेस्ट रिपेलेंसी है, हर 15 दिन के बाद महीने भर में एक बार स्प्रे कर दो। तो 1 तारीख को पंचामृत किया, 15 तारीख को नीम किया, 30 तारीख को फिर से अपना पंचामृत किया, फिर नीम डाला, ऐसे करते चले जाओ। तो जनरली आपका काम ख़त्म यहाँ पे। अब ये जो ज़ाइटोनिक एक्टिव करके एक प्रोडक्ट मैंने इन्वेंट किया है, और ज़ाइको ड्रॉप,
तो ज़ाइटोनिक एक्टिव जो मैंने कहा ना, वो जो ओस को पकड़ने वाला वो प्रोडक्ट है। और ज़ाइटको ड्रॉप, आज आप लोग तो खेतों में जाके खुद केमिकल का फवारा नहीं मारते होंगे, आपके मजदूर करते हैं। अब यदि वो मजदूर को देखो तो आज क्या होता है कि जब प्रेशर से आप स्प्रे करते हो तो उसकी एक मिस्ट निकलती है और वो उसके मुंह पे जाती है, उसके बॉडी पे जाती है, वो बेचारा एट द एंड ही सफ़र्स। मैंने जब ये देखा खेतों में जा के तो बड़ा, आई सेड दिस इज़ बैड, ये तो हमारे इतने सारे लोग परेशान हो जाएंगे, यानी बेचारे बीमार हो रहे हैं सब। तो इसलिए ये ज़ाइको ड्रॉप करके नई टेक्नोलॉजी हमने लाई है इंडिया के अंदर। इससे जो मिस्ट कंट्रोल हो जाता है, इसका मतलब है कि जब फवारा आप मारेंगे तो वो जो हवा में नहीं मिस्ट होती है और आती है बाहर, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे के ऐसे फवारा जाएगा और लंबा लंबा फवारा जाएगा। जैसे अभी इनके एक संतरे के झाड़ है, समझो बड़ा झाड़ है, तो जब वो फवारा मारते होंगे तो उसकी मिस्ट बहुत इधर उधर जाती होंगी। अब वो फंगीसाइड मार रहे हैं तो बेचारे वो बाकी की जगह पे फंगीसाइड नीचे जाके फंगस को मार रहा है, अच्छे भी फंगस हो गए तो भी उसको मार रहा है। ही वॉन्ट्स टू पुट इट ओनली ऑन द लीफ बट ही डज नॉट हैव द कंट्रोल। तो ये ज़ाइको ड्रॉप वो कंट्रोल करता है, प्लस उसको वेटनेस को पकड़ता है। सो इट्स लाइक ए वाटर सरफेस टेंशन मॉडिफायर, बराबर है। तो दैट इज़ अनदर टेक्नोलॉजी विच वी ब्रिंग। तो वो पूरा है सिस्टम, आप वेबसाइट पे भी जाएंगे पर वो प्रकल्प संजीवनी आप पढ़ेंगे ना, उसमें आपको सब मिल जाएगा। वो सिर्फ एक ब्रोशर पढ़िए, आपको सब मिल जाएगा। ज़ाइको ड्रॉप समझो एक 200 लीटर है आपके पास और उसके अंदर 20 ग्राम ये डाल दिया आपने और उसको घोल दिया, तो ये जितना भी जो मिस्ट जनरेट हो रहा है ना वो बंद कर देगा और उसका कॉस्ट आपको करीब करीब 20 रुपया लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो आम के पेड़ पे जो 40-40 फुट के आम के पेड़ है ना, वहाँ तक लेके गए उसको, जीरो मिस्ट इन। जो डस्ट सेपरेशन है वो जनरली एक कन्वेयर के एक सिस्टम में रहता है, वेयरएवर दे स्प्रे वो इतना बाहर जाता है तो जो रोलर्स रहते हैं वो रस्ट हो जाते हैं, उसके बेरिंग खराब हो जाते हैं। हो सकता है, मैंने उधर कभी प्रयोग नहीं किया उसका, बट ये तो हमने, मेरी चिंता तो ये मजदूर लोगों के लिए थी कि यार ये सब लोग बीमार हो रहे हैं, सब ये हो रहा है, तो इनका मिस्ट एलिमिनेट करो। तो इसलिए मैंने वो प्रोडक्ट को डिजाइन करके अभी इंडियन खेती के लिए लाया है। मुझे अभी करना पड़ेगा, आप जैसे कह रहे हैं, बट ये बेसिकली इट इज मोर फॉर मिस्ट कंट्रोल अंडर प्रेशर, ठीक है। उसको भी आप इस्तेमाल करके लोगों को बहुत अच्छा है। यानी राजस्थान में तो लोग दीवाने हो गए ये प्रोडक्ट। अभी हमने तो 1.5 महीना ही हुआ इंट्रोड्यूस किए, तो पीपल आर लाइक गागा ओवर इट। बट अभी ट्राई करके देखना यदि समय जब मिलेगा। अभी तो बड़ो यानी नागपुर में हमने डीलरशिप ऐसा कुछ खोला नहीं है, आज मौका मिल गया इसलिए ये अपना गैदरिंग हो गया, बट करेंगे। मेरे ख्याल से हर्षद की प्लानिंग है कि उसको भी कुछ नागपुर में भी करना है, तो प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकता है। तो ऐसा यानी आप लोगों की इच्छा है तो अभी आप उससे जुड़े हुए हो तो उसका नंबर ले लो। हाँ हाँ, जरूर जरूर करिए। हाँ नहीं, मज़ा आएगा। यानी ऑल आई कैन टेल यू विथ 100% कॉन्फिडेंस दैट whoever will go for biofarming will love it and will enjoy it. That's all I can tell you. Okay, so try. Chaliye, all the best. Thank you. Namaskar. मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए, और डॉक्टर साहब का स्पेशल थैंक्स कि अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए उन्होंने समय निकाला और हमारा मार्गदर्शन किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेटली हमारे काम आएगा कहीं ना कहीं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने आप नंबर नहीं लिखे हैं वहाँ पे आप नंबर लिखवा दीजिए ताकि मैं आप तक के प्रकल्प संजीवनी का ब्रोशर भेज सकूँ व्हाट्सएप पे। थैंक यू।
एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग डिनर लेके जाइए। इधर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट अगर देखना चाहें सभी प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ये हमारे सचिन पाटिल साहब है, इकोनॉमिक्स के बता सकते हैं आपको इसके बारे में।